अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जो फ्रीज हो रहे हैं बार बार। और पता नहीं इतनी सड़ी गर्मी में जो हमारे यहाँ पड़ रही है, बहुत गर्मी बहुत गर्मी बहुत गर्मी, ऐसी गर्मी में भी कोई फ्रीज हो सकता है तो वो सिर्फ है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। और कोई दुनिया का इंसान जो है वो इतनी सड़ी गर्मी में फ्रीज नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर साहब फ्रीज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। जी धन्यवाद आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया आज। इसके लिए हम आपके काफी अभिनंदन करते हैं जी। बहुत शुक्रिया। और सर, जापान के साथ आप लोगों के बड़े रिलेशंस बनते चले जा रहे हैं, वहां से ऑफिशियल्स जो हैं वो भी भारत विजिट पर आई हैं। मोदी जी ने उनको अपनी छोटी बहन भी बोला है वैसे। तो क्या कहेंगे आप सर, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट? देखिए आरजू जी, भारत और जापान के जो मित्रता है वो काफ़ी पुरानी है और सिविलाइजेशनल है। भारत और जापान की जो सामाजिक संरचना अगर आप देखें तो उसमें भारत का बहुत आपको जिसे समझ लीजिए प्रभाव दिखता है। सेकंड, क्या लोग सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब को? आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है डॉक्टर साहब की? ये बताइएगा प्लीज। आपको नहीं आ रही आरजू जी मेरी आवाज ठीक से? आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपकी आवाज बहुत ब्रेक होकर आ रही है, बहुत टूट टूट के आ रही है, तो इसलिए मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि क्या वो सुन पा रहे हैं आपको? हाँ, कृपया बाकी लोग बताएं कि कैसी आ रही है। हाउ क्या सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? क्योंकि भाई यहाँ तो मुझे 77-80 एमबीपीएस की स्पीड दिखा रहा है आरजू जी। क्या? 80 एमबीपीएस की स्पीड दिखा रहा है। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आपकी तरफ है। नहीं, लोगों को आपकी आवाज सही आ रही है तो बस ठीक है। मैं ये पता करना चाह रही हूँ कि लोग डॉक्टर साहब को क्लियरली सुन पा रहे हैं, क्योंकि बात ज्यादा उन्हीं ने करनी है। सबको आप सब लोग लिख रहे हैं कि सबको दिखाई दे रहा है। और एक सज्जन ने सुपर चैट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अरिहम जैन जी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा देखिए, मैं यही कह रहा था आरजू जी कि अगर आप इंडियन जो गॉड्स हैं उनको अगर आप देखिए, उनका जापान में आपको बहुत इन्फ्लुएंस दिखता है, ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे जैसे बेंटेन, एक उनके यहाँ पे देवी मानी जाती है, वो सरस्वती हैं, ठीक है ना? जो हमारे यहाँ सरस्वती देवी हैं वो उनके यहाँ पे बेंटेन देवी हैं जो गॉडेस ऑफ विजडम है, म्यूजिक आर्ट्स के लिए हैं। उसी तरीके से महाकाला है जिसको वो दाई कौतन कहते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे जो देवी है। कुबेर हमारे यहाँ जो भगवान का कॉन्सेप्ट है उनके यहाँ भी है, उसको वो वैयस रावणा कहते हैं। जो हमारे प्रभु गणेश हैं उनको वहाँ पे शोतिन के नाम से कहते हैं, गॉड ऑफ प्रोस्पेरिटी, जैसे हमारे यहाँ भगवान जी को मानते हैं। लक्ष्मी माता को वो लोग किशोतिन के नाम से जानते हैं, यम को एनमा कहते हैं, ब्रह्मा को बोनतिन कहते हैं। तो जो भगवान शिव हैं उसको वो लोग महेश्वरा कहते हैं। आप सोच लीजिए इतनी सिमिलैरिटीज है। तो मतलब हमारा जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है, ठीक है ना? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे यहाँ गणेश जी हैं, वो हमारे यहाँ उनके एक हाथी का सर लगा हुआ है उनके धड़ पे, जबकि उनके जो भगवान उनमें दो लगा है। सो खैर, हम जो बात कहना चाह रहे थे उसके आगे अगर हम चले तो कल्चरल टाइज होने के अलावा आप देखें कि जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, जापान के साथ टाई उन्होंने करने पर बहुत जोर दिया है। और मेरा जो पैतृक घर है जिसको वाराणसी यानी काशी भी कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी अभी जो हमारे मोदी जी हैं उनका जो संवैधानिक क्षेत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो भी वाराणसी है। तो वो वाराणसी से लोकसभा के एमपी है और वहीं से वो प्रधानमंत्री भी है। तो आई मीन चूंकि वो वाराणसी से है तो वो उत्तर प्रदेश को नेतृत्व देते हैं वाराणसी को, और वहां से होने के कारण यूपी का प्रधानमंत्री है। तो आप ये देखिए कि जब मैंने एक बार एक कहानी सुना था, कोई जापानीज प्रोफेसर स्कॉलर बता रहा था कि एक बार जब ये जो आबे साहब की जब डेथ हुई ना, उनको आपको पता है उनको एक आतंकवादी ने गोली मार दी थी। तो प्रधानमंत्री, आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
ये देखिए डॉक्टर साहब, आपके लिए लिखा है प्लीज यूज गुड माइक, तो वो मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज गड़बड़ हो रही है और मेरी साइड ये से गुड नहीं है माइक शायद। वाला अक्सर आता है, आवाज बाकी सबको ठीक आ रही है तो बता दें भाई कि अगर आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो वो गुलाब का फूल भेज दीजिए मेरे लिए। एक भी गुलाब के फूल नहीं आए हैं। तो इसका मतलब है कि आवाज बहुत ही खराब है, क्योंकि तो एनीवेज अब जैसा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो सही आवाज आ रही है गोभी भाई? का फूल, गोभी का फूल मंगाइए तो उसमें आ आलू गया डाल के गुलाब का पका एक फूल आ लिएगा। गया है, गुलाब का एक फूल आ गया है। दगांवकर साहब भी कह रहे हैं कि ठीक आ रही है। कई फूल आ गए। आरजू जी आपका जो है ना, आप अपना वो खराब ठीक कीजिए यार। तो देखिए मैं आपको जो एक बड़ी दिलचस्प, मैंने एक जापानीज वो देख रहा था, मतलब कोई टीवी शो था, उसमें शिंजो आबे साहब की डेथ हो गई थी और उनका ना 40वां या 50वें दिन पे लोग एक प्रोग्राम करते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि हाउ प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी वाइफ को जिस तरीके से ह्यूमन टच दिया, उनको पकड़े, उनके हाथ पकड़े, उनको मतलब उन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड लेवल का नेता जो था उसने एक होमली ट्रीटमेंट दिलाया जिसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा एज अ जापानीज उनके ऊपर, कि कितना उनके अंदर मानवता भरा पड़ा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नेतृत्व है उसकी खास बात है कि वो चीजों में मानवता, जिसको ह्यूमैनिटी कहते हैं, ह्यूमन एंगल डाल देते हैं, जिससे कि लोग काफी उनसे प्रभावित होते हैं। वो मानवों के हृदय को छूने का जिसे समझ लीजिए जो जो कला जो उनकी गुण है वो जानते हैं। तो उसको देखते हुए उन्होंने शिंजो आबे साहब के साथ मिलकर के भारत में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट थे वो शुरू करवाए, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था, जो अब मेरे ख्याल से 2030 तक कंप्लीट भी होना चाहिए, वो था हाई स्पीड ट्रेन का, जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी और उसकी जो दूरी है उसको उसका जो अभी जो समय लगता है उसको वो काफी कम कर देंगे। तो इसको देखते हुए ये जो अभी हमारी जो जापानीज पीएम अभी इंडिया में है, तो उनको देखते हुए ये तो काफी इम्पोर्टेंट वो है, जिसे कह लीजिए विजिट। ताकीची नाम है उनका, ताकाइची जी है। और मोदी जी ने आज जब उनको संबोधित किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो या जो 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 दो राष्ट्राध्यक्ष की मीटिंग थी उसमें उन्होंने उनको अपनी छोटी बहन कहा और वो बहुत भावीभूत हो गई। उसके बाद उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री जी को अपना बड़ा भाई कहा। और आपको पता है कि जापान के साथ हमारे चूंकि संपर्क बहुत पुराने हैं, कल्चरल हैं, हिस्टोरिकल हैं, सोशल हैं, इस तरीके के। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, भारतीय कल्चर का जापान पे बहुत प्रभाव है। बहुत से लोग भारतीय फिल्मों को वहाँ देखते हैं। रजनीकांत जी जापान में एक सुपरस्टार है। तो जब भारतीय इन्फ्लुएंस में आते हैं तो वो लोग कल्चर, म्यूजिक, नृत्य, संगीत, आर्ट और साइंस की ओर झुकते हैं। मैं देख रहा था एक जापानीज को किसी पाकिस्तानी ने कन्वर्ट कर दिया था। वो जापानीज जैसे ही कन्वर्ट हुआ उसने वो ही शुरू कर दिया, पैलेस्टाइन में देखिए जी जुल्म हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है और दुनिया ऐसी है। तो ये देखिए कल्चर का प्रभाव, कि जब कोई भारतीय जापानीज भारतीय कल्चर के संपर्क में आता है तो वो नृत्य, संगीत, साइंस, इसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन जहां वो पाकिस्तानी के संपर्क में आया जी, वही फिर जी बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर और ये है और वो चीजें शुरू कर देता है। तो खैर इसको देखते हुए आज बहुत महत्वपूर्ण ये संगोष्ठी थी और इसमें दोनों लीडर्स ने, जिसे कह लीजिए काफी बहुआयामी प्रोजेक्ट्स पे जो है, और वो समझ लीजिए कि काफी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे साथ में काम करने का निर्णय लिया है, एक दूसरे का हेल्प करने का और एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कॉम्प्लीमेंटरीली कंट्रीब्यूट करने का डिसाइड किया है जी। जी, तो लेकिन क्या पहले भी जापान के साथ, क्योंकि मैं आपको कहीं कहीं सुन पाई हूँ, तो मैं माजरत चाहती हूँ अगर मैं अपना कोई क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ और आपने वो बात बताई हो, क्योंकि मैं ना सुन पाई हूँ। लेकिन ये क्या पहले तो हमने जापान के साथ इतना क्लोज होते देखा नहीं भारत को, ये अचानक से इतना प्यार कैसे आने लगा? नहीं, भारत और जापान के जो संबंध है बहुत पुराने हैं। हालांकि इन संबंधों को प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत प्रगाढ़ करने का काम किया, क्योंकि शिंजो आबे साहब जो थे
जिन जो कि स्वर्गवासी हो गए, तो स्वर्गीय शिंजो आबे साहब जो थे, उनके साथ उनके पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनके पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। और वो शिंजो आबे साहब को काशी लाए थे, और काशी क्योतो शुरू किया गया था प्रोजेक्ट, जिसमें क्योतो के तरफ पे काशी को डेवलप करने की बातचीत कही गई थी, और काशी का कायाकल्प उस दृष्टिकोण से काफ़ी किया गया। और जो आप कह रही हैं कि ये जो भारत में जापान की जो रुचि है वो नई है, ये ठीक नहीं है। हालांकि मोदी जी की वजह से वो कई गुना और बढ़ गई है। मगर मैं जिस शहर से आता हूँ, जिस जनपद से मेरा संबंध है, वाराणसी यानी कि बनारस या काशी, तो काशी में एक जैसा आपको पता है कि बुद्धिज्म का जापानीज लोगों पे बहुत प्रभाव है उनकी सोसाइटी में। वो एक वहाँ का डोमिनेंट रिलीजन है बुद्धिज्म। तो आप अगर काशी में देखेंगी तो जब भगवान बुद्ध ने जो पहला अपना मतलब उनको जब एनलाइटमेंट मिला, ज्ञान के बाद जो उन्होंने पहला अपना वो दिया व्याख्यान, वो उन्होंने वाराणसी में दिया। और जिस जगह पे दिया उस जगह का नाम है सारनाथ। यदि आपके कोई लिसनर बनारस के होंगे तो वो उसको रिलेट कर पाएंगे। आशापुर करके एक जगह है, वहाँ पे सारनाथ है। तो वहाँ पे भगवान बुद्ध ने जो है, आप कभी आइए बनारस में, आपको दिखाऊंगा वो जगह, जाके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वह जगह जो है आरजू जी, वो कम से कम 3-4 हजार साल पुरानी जगह है, बहुत पुरानी जगह, और अभी भी उसको वैसे ही प्रिजर्व करके रखा गया है। तो ये देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण उसका प्लेस है। फिर वहाँ पे उन्होंने जापानीज ने एक यूनिवर्सिटी भी बनवाई हुई है, जापानीज बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, उसको वो काफ़ी फंड करते हैं। तो जापान ने काफ़ी भारत में काम किया हुआ है इसी का। जय विस्पुते साहब कह रहे हैं जापान में सुभाष चंद्र बोस का टेम्पल उसका बिल्कुल। तो हाँ, लेकिन आप लोगों ने कोई डिफेंस वगैरह के लिए भी इनके साथ कोई आप लोग एग्रीमेंट करने लगे हैं, और ट्रेड और कई दूसरी चीजों का भी नाम लिया जा रहा है? देखिए आरजू जी, जो शिंजो आबे साहब थे, उनका ये एक ड्रीम था कि जापान को वो फिर से डिफेंस के क्षेत्र में आगे ले जाएं। जैसा आपको पता है कि चूंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे जापान एक्सिस नेशन का पार्ट हुआ करता था, तो उनके अगेंस्ट में जब अमेरिका ने उनको हरा दिया था, तो उनके ऊपर बहुत तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए थे उनकी फौजों को लेकर के। और दूसरा ये था कि अमेरिकन जो बहुत सारे बेसिस थे वो बना दिए गए थे जापान में, और इसकी वजह से जापान को सिर्फ डिफेंसिव फोर्स रखने का अधिकार था, किसी भी तरीके की अटैकिंग फोर्स वो नहीं बना सकते थे। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सिचुएशन अब चेंज हो गया है, और जापान भी अपने डिफेंस को काफ़ी जिसे कह लीजिए काफ़ी डेवलप करने के उसमें है। लेकिन भारत का ये जो आज कई तरीके के जो MOUs साइन हुए हैं, उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज अ प्राइमरी थिंग, जो कि वो दोनों देश मिलकर के चाहते हैं। और मिनरल्स की जो सप्लाई है, ये दोनों की आपको दोनों का मेन वो है पर्पस है। और इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी आरजू जी, चाइना के फैक्टर को। चाइना इज अ कॉमन एनिमी ऑफ जापान एंड इंडिया। आई मीन इफ आई मे यूज दैट फ्रेज, आई मीन फॉर द वांट ऑफ बेटर फ्रेज, जापान और चाइना का रिलेशनशिप आप ऐसे समझ लें कि जो भारत और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, वही जापान और चाइना का रिलेशनशिप है। अच्छा। परहैप्स उससे भी ज़्यादा कड़वा रिलेशनशिप है। आपको नानचिंग करके एक जगह पता है कि नहीं पता है, चाइना में एक नानचिंग करके सिटी है, वो नानचिंग मैसेकर को आज भी चाइनीज भूले नहीं है। वहाँ पे जापानीज ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार दिया था, और जापान का एक समय काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, काफ़ी एरिया में कंट्रोल था जापान का चाइना के हिस्सों में, क्योंकि वो वहाँ से मिनरल और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको ले जाके जापान में यूज़ करते थे। तो उसको देखते हुए चाइनीज़ मतलब चाइनीज़ और जापानीज़ में कोई बहुत अंतर नहीं है, बट इफ़ यू कॉल अ चाइनीज़ जापानीज़, वो बहुत ऑफेंसिव हो जाता है। आप एक पाकिस्तान इंडियन कह दें तो शायद वो उतना ऑफेंसिव नहीं होता, लेकिन आप एक चाइनीज़ को अगर आप जापानीज़ कह देना तो वो आपकी लिटरली ये वाली आंख निकाल करके इधर लगा देगा। और ये आप दोनों में से किसी को भी अगर दूसरे का कह दें तो वो नाराज हो जाते हैं। हाँ करेक्ट, दे डोंट लाइक ईच अदर। मैं कह रहा हूँ जितनी भारत और पाकिस्तान के बीच में शत्रुता नहीं है, उससे कहीं ज्यादा चाइना और जापान में शत्रुता है।
क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर कुछ सालों पहले, मेरा ख्याल है 7-8 साल हो गए होंगे, तो मैं एक डिप्लोमेटिक इवेंट में गई, तो वहां पर चाइनीज अम्बेसडर जो था उनको मैं मिलना चाह रही थी, और उसके वजह मैं जापानीज अम्बेसडर तक गई, और उनकी शक्लें क्योंकि मुझे पता नहीं एक जैसे क्यों लग रही थी, तो मैंने उनसे जाके पूछ लिया कि आप चाइनीज अम्बेसडर हैं, तो वो बड़े नाराज हो गए। वो उन्होंने मुझे कहने लगे, डू आई लुक लाइक अ चाइनीज? तो मुझे वहीं पे लगा कि कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है। तो मैंने कहा तेरी नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं 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 सर, आप तो चाइनीज नहीं लग रहे। तो उसने कहा फिर क्यों कह रही हो? तो वो समझ वो भी गए कि मैंने कोई बोंगी मारी है बड़ी जमा कर, लेकिन ये कि जाहिर है मुझे कुछ कह नहीं सकते थे। तो फिर मैं वहां से सर पे पहुंच गया, तो भाग गई मैं तो वहां से। मैंने कहा अभी डांट पड़ेगी कि जापानीज हाई कमिश्नर या अम्बेसडर को मैंने चाइनीज कह दिया। फिर मैं बाहर ढूंढ ढांड के फिर मुझे चाइनीज भी मिल ही गया। तो लेकिन शक्लें डेफिनेटली समझ में नहीं आती थी उस टाइम पे, लेकिन अब अगर आप गौर से देखें ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है वो फील होता है। नहीं, बिल्कुल कोई खास डिफरेंस है, मतलब हम लोग नहीं बता सकते। दे लुक ऑल सेम। जैसे कि चाइनीज को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेशी सब एक ही लगते हैं, तो जैसे वो भी हम लोग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि बात इंडियन कौन है, बांग्लादेशी कौन है, पाकिस्तानी कौन हाँ है। हालांकि मुझे लगता है कि आप पाकिस्तानी को देख करके आराम से पहचान सकते हैं। एक हल्का सा सींग टाइप का मैंने देखा है कि पाकिस्तानियों के निकला रहता है, तो वो एक आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो जाती है। तो अगर कोई ध्यान से देखे ना, तो जितने पाकिस्तानी हैं उनके यहाँ पे हल्का सा ऐसे एक, जिसे हॉर्न कहते हैं, सींग, वो सींग टाइप का है, तो आप देख के पाकिस्तानियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये पाकिस्तानी है। तो लेकिन उन्होंने जी, वो तो इंडियन और पाकिस्तानी भी अगर कहीं पर हो, तो अगर वो बताए नहीं तो आप बता नहीं सकते कि इसमें इंडियन कौन सा है, नहीं नहीं, पाकिस्तानी कौन। पाकिस्तानी मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी आवाज नहीं है क्या? पाकिस्तानियों के सींग टाइप का हल्का सा निकला रहता है, आप पहचान सकते हैं आराम से दूर से कि पाकिस्तानी है। उनके खोपड़ी पे आपको दो सींग टाइप का दिखता है बड़े आराम से। है हाँ, क्या? पाकिस्तानियों के खोपड़ी पे मुझे तो सींग टाइप कैसे ये है ना, ये दिखता है, तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ ऐसा ही है। क्या तो अब मैं क्या बोलूं? आप मतलब आपको कौन से सींग नजर आए पाकिस्तानियों के पता नहीं, लेकिन ये है कि डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि आपको कोई आपको गलत इलाज, पाकिस्तानी मिल गए। आपको 100 रुपए भी आ गए, चलो थैंक यू जी। 40 रुपीज से डॉक्टर साहब की तरक्की हो गई। अरे भाई, रुपए पैसे सबके लिए धन्यवाद, नहीं दिया वो भी धन्यवाद, दिया उसका भी धन्यवाद। देखिए इनका प्रश्न है, लेकिन ले लेते हैं। सर, पाकिस्तान की हिस्ट्री बताइएगा, कोई कंट्री में है? पाकिस्तान की हिस्ट्री बताइएगा, कोई कंट्री में है? मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। पाकिस्तान की हिस्ट्री कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री ऑन द फेस ऑफ अर्थ विच हैज नो हिस्ट्री। अभी आज ही मैं एक बड़ा अच्छा एक आर्टिकल देख रहा था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया उस आर्टिकल को। उसका मुझे हेडिंग बड़ा अच्छा लगा, शायद फर्स्ट पोस्ट में छपा है, कि पाकिस्तानी पहले अरबी थे, अब वो अचानक से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हो गए। नाउ दे आर क्लेमिंग कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम जो है वो अंग्रेजों ने दिया हुआ है। देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट्स कॉल्ड इंडियन भारतीय सिविलाइजेशन। आप भारत की कंटेम्पररी किताब पढ़े, कोई नहीं कहता इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, उसका ट्रांसलेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये पूरी सिविलाइजेशन भारतीय सिविलाइजेशन थी। तो वो वही गलती कर रहे, वो नॉलेज को पूरा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और वो अब भारतीय सभ्यता को तोड़ना चाहते हैं, फिर से वो नई हिस्ट्री लिखने का प्रयास कर रहे हैं। और मगर आपको पता ही है कि आरजू जी को छोड़ के पूरे पाकिस्तान में इंटेलिजेंट मिलना बहुत मुश्किल है, बट आई एम ग्लैड कि आरजू जी हैं वहां पे। शी इज अ रे ऑफ होप। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर, आप लोगों ने जिस तरीके से बाकी कंट्रीज के साथ आप लोग बातचीत कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, ट्रेड भी, थोड़ा सा अपने पड़ोसियों का भी सोचें। और मेरा ख्याल है कि ठीक है, बहुत से हम लोगों को आपस में प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन आगे जाकर हमें इन प्रॉब्लम्स में से निकलना होगा, और हमें निकलना भी चाहिए। तभी शायद इस पूरे रीजन के लिए अच्छा होगा। भारत आरजू जी, मैं आपसे दिल की बात बताऊं, ये अब जैसे आप देखें, अभी ये इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के जो आपके यहाँ पे जिस तरीके का रिएक्शन आ रहा है कि हम हाथ तोड़ देंगे, हम आंखें नोच लेंगे, हम ऐसा हर चीज पे फोर्स, ठीक है? अरे भाई, वो वैसे ही कह रहे होते हैं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। उनको आप इतना ऐसे तो आप भी कहते हैं घुस के मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं होती। हम तो खुद हंसते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा, सुन तो लेना।
पॉइंट ये नहीं है, देखिए आप हर चीज को अगर आप ऐसे जनरलाइज कर देंगे तो दिक्कत हो जाती है। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि हम घुस के मारेंगे। आपके यहाँ पे चूंकि आप लगातार मोदी जी ने बोला था घुस के मारेंगे। अच्छा, अरे भाई सुन तो लीजिए, मोदी जी ने, हम सब बोलते हैं कि हम घुस के मारेंगे। मोदी जी से मैं बहुत नाराज हूँ, मोदी जी से तो मैंने बात ही नहीं करनी, बस ठीक है, मैंने सोच मोदी जी लिया। आप बेचारे वो दुबले हो रहे हैं, 2 किलो वजन लूज हो गया, आप बात नहीं कर रही उनसे। देखिए ऐसा है कि जो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान की जो समस्या है वो फोर्स के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं जानते। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है दे आर अनग्रेटफुल। इंडस वाटर ट्रीटी में कोई और देश होता तो ये ट्रीटी नहीं होती। उन्होंने अपर राइपेरियन कंट्री होने के बाद भी हमने जो है 3 जो नदियां हैं उस पर पूरा आपको कंट्रोल दिया, उसके 80% वाटर पे आपको कंट्रोल दिया फ्रॉम एवरी। कोई भी अगर वाटर स्पेशलिस्ट है वो पढ़ लीजिए, वो बहुत जेनरस ट्रीटी थी भारत की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान ने उसका शुक्रिया करने की जगह, उसका धन्यवाद ज्ञापित करने की जगह वो आज आंखें दिखाते। तो पॉइंट ये है कि अब आप अगर अनग्रेटफुल होना चाहते हैं और किसी के लिए धन्यवाद नहीं कहना चाहते, अपनी गलतियों को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, और हर बात पे आपका ये है मुंह तोड़ देंगे, हाथ नोच नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मत टेंशन लीजिए। देखिए ये बोल बोल के आपने कितने लोगों को मार दिया है, ये बोल बोल के कितना आपने आतंकवादी, ये ओ डॉक्टर साहब आपको 400 रुपए आ गए, कुछ तो ख्याल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जम जी आपका। और सारा पैसा डॉक्टर साहब को जा रहा है। पाकिस्तान ने के लिए इन्होंने सुपर चैट बंद कर रखी है ना, मेरा बिजली का बिल में ही मैं थोड़े से पैसे ऐड कर देती है, लेकिन अब मुझे खुद ही सारा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, और थैंक यू सो मच। जो लोग सुपर चैट कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जो नहीं कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया, क्योंकि आप लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपकी बात, आपको हमारी कोई बात गलत लगती है बिल्कुल लिखा करें, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की और ज्यादा कोशिश करेंगे। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, देखिए हम और आरजू जी कोई भी बातें करते हैं तो वो जो बातें होती हैं वो दिल में हम लोग नहीं रखते उसको। We had a very good relationship। और मैं सब लोगों से कहूंगी कि आजकल इंडिया से क्योंकि अजीब अजीब न्यूज आ रही है, तो प्लीज आप लोग कहीं किसी पहाड़ वहाड़ पे घूमने मत जाइएगा। पता नहीं इंडियन लड़कियों को क्या हो गया, क्यों उठा के नीचे फेंक रही हैं। तो मैं जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने हमारे दोस्त हैं, मैं सबसे कहूंगी नीचे ग्राउंड पे घूमिए, जहाँ घूमना है घूमिए, पार्क वार्क में जाइए, लेकिन प्लीज ये पहाड़ी वहाड़ी पे मत जाइएगा। मुझे तो सब पे डाउट होने लगा है। रविंद्र बंजारा जी कह रहे अभिषेक जी आपका शो कभी गायब हो गया। आपका शो कभी मैं बिना देखे नहीं छोड़ता, हमेशा आपका शो मैं यूट्यूब के अंदर ढूंढता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र बंजारा जी। लेकिन आई एम श्योर कि आपको हमारे शो से कुछ सीखने को बिल्कुल नहीं मिलता होगा। जी जी जी, ऐसा सीखना, देखिए सबको सब पता है, सिखाने के लिए मेरी आवश्यकता नहीं है। हम बातें वो करते हैं जो स्पष्ट हों, जो साधारण रूप से बताई और आज मैंने भी लास्ट में मैं ये जरूर कहूंगी कि थोड़ा हंसते बोलते भी रहना चाहिए। आज मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि अगर कहीं पहाड़ी पे जाएं घूमने तो वो जो घोड़ा पहनता है दांत बचाने के लिए वो जरूर लगा के जाएं, क्योंकि दांत बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर बच गए तो खाना कैसे, उसके लिए लड़की ले जाना होगा, तब लेके जाएं, दांत टूट जाए, ये टूट जाए, पता नहीं सुबह से आप क्या क्या तोड़ने के पीछे पड़ी हुई है भाई। आरजू जी है, हद हो गई यार। मतलब वो आदमी, मेरा मतलब है कि अगर दांत आपके सेफ रहेंगे तो आप आगे कुछ खा पी सकेंगे, और जब तक हड्डियां जुड़ेंगी तो खाना तो चाहिए होगा ना। जिस दिन हमको कोई अच्छी लड़की मिल गई, हम उसको पहले ही बोल देंगे कि भैया देखो ऐसा है कि हम हकलाते नहीं है, बीच में यहाँ पे बाल कम है, वो बेचारा टकलाता है इसलिए उसको धक्का दे दी होती है। यार मुझे बड़ा दुख हुआ उस बेचारे बच्चे को, ऐसा नहीं, हमें हंसना नहीं चाहिए, बट वो बेचारा किसी का लाल। डॉक्टर साहब वहाँ पे गोवा में है कोई पहाड़ी वहाड़ी है, गोवा में है कहीं इस तरह का के ऊपर घूमने है? उसका नाम है पीपी पहाड़ी। पीपी पहाड़ी बहुत फेमस है यहाँ पे। अच्छा, पहाड़ी है वो पीपी। हाँ, तो वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानियों को ले जाके फेंकने का रिवाज है, ऐसे तो और कोई नहीं। लेकिन आप मत जाइएगा, घूमने मत जाइएगा, नीचे नीचे कहीं सीसाइड वगैरह पे वहाँ पे है, यहाँ समुद्र में लड़कियां दबा देंगी, समझ नहीं ना आप।
तो नहीं, खैर, समंदर है ना, समंदर से इतना डर नहीं है। आई होप आपको तैरना आता होगा, और अगर नहीं भी आता तब भी कोई ना नहीं कोई आता। बचा लेगा। लेकिन वहां अकेले में पहाड़ी से तो कोई, मतलब मुझे नहीं लगता कोई बचा पाएगा। लेकिन खैर, जो लोग भी है वो अपना ख्याल करें और इस तरह से घूमने फिरने के लिए ना जाए। बल्कि वो आपने फिल्म देखी होगी हम साथ साथ है, सलमान खान की, आपने देखा था पूरा खानदान मिलकर हनीमून मनाने जाता था। तो पूरी फैमिली को हनीमून के लिए लेकर जाए, जब भी जाए या घूमने जाए तो सबको लेके जाए, किसी को घर पे छोड़ के ना जाए, तो फिर भी जरा सेफ रहेंगे। अच्छा खैर, एक क्वेश्चन आया कि पाकिस्तान की जीडीपी कितना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो $400 बिलियन की होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी पाकिस्तान की जीडीपी। भरत जम साहब फिर कह रहे, हेलो आरजू, ध्यान रखा करो, पता नहीं कहाँ जन्म हो गया। गुड वन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कह रहे ध्यान रखा करो, पता नहीं कहाँ जन्म हो गया तुम्हारा। You got a sense of humor, I like it, भरत साहब। इनका मुझे अच्छा लगा। बात तो ये सही कह रहे हैं, जन्म इनका अच्छे देश में हुआ था, पता नहीं किन लोगों के बीच में हो गया, ये कहना चाहिए। बट शी इज अ रे ऑफ होप, आरजू जी इज अ रे ऑफ होप, ब्रेव गर्ल। और सबसे बड़ी बात को, बहुत गंभीर बातों को बड़े लाइट अंदाज में रखती है। इट्स अ ग्रेट स्किल आई वुड से, और ग्रेट उनका क्वालिटी है। क्योंकि नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। लेकिन ये कि मैं इसीलिए इसलिए भी जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं उसका जिक्र करती रहती हूँ कि लोग अपना ख्याल रखें। क्योंकि जाहिर है कि आप बहुत ज्यादा, जब ब्लाइंड ट्रस्ट होता है तो वहां पर ही जैसे कहते हैं आपको कोई नुकसान हो सकता है, कोई डैमेज आ सकता है। तो किसी के ऊपर भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना करें और अपना बहुत ख्याल रखें सब लोग, क्योंकि आजकल अजीब ही जमाना हो गया। तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि लोग इस तरह से मारे डाल रहे हैं। ये नहीं कि लड़कियों के साथ कुछ नहीं हो रहा, उनके साथ भी बहुत इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन लड़कों के साथ भी हो रहे हैं। तो सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच जी। एक मिनट इस पे बोलना जरूरी है। देखिए आरजू जी, ये इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लड़के वर्सेस लड़की का मैटर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ना तो 95% लड़के ऐसे होते हैं और ना ही 95% लड़कियां ऐसी होती हैं। अब चूंकि आज की डेट में आरजू जी, ये न्यूज मीडिया और ये ऐसी ऐसी चीजें ना, एक एक पल पल की खबर। अब वो सिया गई थी, सिया की पार्टी हो गई, ये देखिए दारू पी करके मुंह में भर लिया था उसने बोतल, अब ये नाच रही है, अब सिया नाराज हो गई। अब इस तरीके का आप, मतलब जितना उसको आप एम्पलीफाई कर रहे हो, ऐसा नहीं कि पहले ये घटनाएं नहीं होती थी, हर समय पे होती आई हैं ऐसी घटनाएं। तो ऐसा नहीं है, लड़कियां भी बहुत अच्छी होती हैं और लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं। और आप बिल्कुल शादी करें, आप अच्छा से परिवार बनाएं और एक दूसरे पे विश्वास रखें। 100 में से अगर 2 लोग बुरे हैं तो, या चलिए 10 लोग बुरे हैं तो 90 लोग अच्छे हैं। और अच्छे लोगों की वजह से ही ये संसार चल रहा है। ये संसार में अच्छे लोगों की संख्या आज भी अच्छी है। तो फिर भी लेकिन आप अपने इर्द गिर्द ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा ही घूम रहा है, हर कोई किसी को मारने ही घूम रहा है। लेकिन बहरहाल एहतियात जो है वो बहुत जरूरी है। एहतियात सावधान इंडिया। ऐसी चीजों में ना, इन तरह के रिश्तों में आप एहतियात नहीं कर सकते। जब आपका कोई भरोसा जीत लेगा ना आरजू जी, आप एहतियात नहीं कर सकती। एहतियात आप वहां करती हैं जिसपे आपको भरोसा नहीं है। एवरी ह्यूमन टेंड टू लोअर देयर। हाँ, ये तो है। आपको नुकसान वही लोग पहुंचाते हैं जिन पर आपको भरोसा होता है। आपको धोखा वही लोग देते हैं, आपको तकलीफ वही लोग पहुंचाते हैं जिन पर ट्रस्ट होता है। तो वो वही चीज होती है भाई। वो वर्ड धोखा ही है, इसीलिए बना क्योंकि कोई ट्रस्ट जीत करके फिर उसने जो है आपके विश्वासघात किया। तो पॉइंट ये है कि अदरवाइज तो आप सामने वाले से तो उम्मीद यही करती हो कि ये तो मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करूंगी, ये मेरा नुकसान ही करेगा। जब आपका कोई वो जिससे आप अपने फायदे की या आप अपने लिए भलाई की एक्सपेक्टेशन करती हैं और वो आपकी भलाई करने की जगह आपका नुकसान करे, तो दैट फिनोमेना इज नोन एज धोखा। मगर आप सामने वाले से तो अपना गार्ड हमेशा वो बचा के ही चलती है ना, तो उससे तो आपको उम्मीद ही है कि ये मुझे हार्म करेगा। लेकिन जब कोई अपना हार्म कर दे तो वो धोखा हो जाता है और फिर जीवन जो है वो आलू का चोखा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए सबको अपना अपना ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और तमाम लोग जो आज आए, देखा सुना, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू आरजू जी, इट इज अ प्लेजर टू बी विद यू अगेन। थैंक यू।